दोस्तों, भारत का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर किसे कहा जाता है? आपका जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी? अगर आपने इनमें से एक को चुना है तो वो सारे जवाब गलत हैं। दरअसल भारत के सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उस समय हमारी इकोनॉमी गल्फ वॉर और यूएसएसआर के टूटने की वजह से मुश्किलों में थी। इकोनॉमी क्लोज्ड थी और उनसे पहले ऑलरेडी 2 प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके थे। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। तब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म से लिबरलाइजेशन किया और विदेशी निवेश को मंजूरी दी और लाइसेंस राज को खत्म किया। उस समय एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 4.4 थी, जो आगे बढ़कर 8.8 तक हो गई थी। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स कहा जाता है। लेकिन अंत समय में उनके साथ जो हुआ वो आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर की शुरुआत और उनके हुए दर्दनाक अंत के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, 20 जून 1991 की शाम कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट दिया। इस नोट में बताया गया था कि किन कामों को प्रधानमंत्री को तुरंत तवज्जो देनी चाहिए। जब राव ने वो नोट पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी पहली टिप्पणी थी, क्या भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब है? नरेश चंद्रा का जवाब था, नहीं सर, वास्तव में इससे भी ज्यादा। उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत ये थी कि वो अगस्त 1990 आते आते सिर्फ 3 अरब 11 करोड़ डॉलर रह गया था। जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के पास मात्र 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। इसका मुख्य कारण था 1990 के गल्फ वॉर के कारण तेल की कीमतें जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी। कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई थी। वहीं दूसरा कारण था इराक का कुवैत पर हमला, जिसके कारण भारत को अपने हजारों मजदूरों को भारत वापस लाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पूरी तरह से रुक गई थी। ऊपर से भारत की राजनीतिक अस्थिरता और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उभरा जन आक्रोश अर्थव्यवस्था को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। एनआरआईज ने भारतीय बैंकों से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा भारत द्वारा 80 के दशक में लिए गए अल्पकालीन ऋण की ब्याज दर भी बढ़ चुकी थी। अगस्त 1991 तक मनी इन्फ्लेशन भी बढ़कर 16.7% हो चुका था। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रणब मुखर्जी ने भी साथ दिया था। इसी वजह से वो सोच रहे थे कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव के दिमाग में कुछ अलग ही खेल चल रहा था। उन्होंने अपने दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर को इस बात से अवगत करा दिया था कि वो अपने मंत्रिमंडल में एक पेशेवर अर्थशास्त्री को बतौर वित्त मंत्री लेना चाहते हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल और मनमोहन सिंह के नाम लिए थे। अब अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह के पक्ष में थे, इसीलिए उन्हें ही मनमोहन सिंह को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 20 जून को मनमोहन सिंह के घर फोन लगाया अलेक्जेंडर ने। मनमोहन सिंह के नौकर ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि सर तो यूरोप गए हुए हैं, कल सुबह तक वापस लौटेंगे। 21 जून को मनमोहन सिंह यूरोप की यात्रा से वापस लौटकर सो रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को निर्देश दे रखा था कि उन्हें जगाया नहीं जाए। 5:30 बजे फिर से मनमोहन सिंह के घर में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर बोल रहे थे। नौकर ने फिर से दोहराया कि साहब सो रहे हैं और उन्हें जगाया नहीं जा सकता। जब अलेक्जेंडर ने जोर देकर कहा तो मनमोहन सिंह को जगाया गया फिर से। इस समय मनमोहन सिंह लाइन पर आए और पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आपके घर पर आता हूं, आपसे मिलना बेहद ही जरूरी है। जब पीसी अलेक्जेंडर उनके घर पहुंचे तब तक मनमोहन सिंह दोबारा सो चुके थे। बहरहाल किसी तरह उन्हें वापस जगाया गया, उनसे बात की गई और वित्त मंत्री का पद उन्हें ऑफर किया गया और किसी तरह उन्हें मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था, मैं आपको काम करने की पूरी आज़ादी दूंगा। अगर हमारी नीतियां सफल होती है तो हम सब उसका श्रेय लेंगे, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो आपको वित्त मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और सारी असफलता का ठीकरा आपके सिर फोड़ा जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव के सामने सबसे पहली चुनौती आई रुपए के डिवैल्यूएशन की। नरसिम्हा राव का संबंध उस पीढ़ी से था जो यकीन रखती थी कि 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया रुपए का अवमूल्यन भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया था। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि 25 वर्ष बाद उन्हें भी इसी तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को अपने हाथ से लिखा अति गोपनीय नोट भेजा था।
जिसमें रुपए के अवमूल्यन की सलाह दी गई थी, लेकिन यह भी कहा था कि इसे 2 चरणों में किया जाए। उस समय के राष्ट्रपति वेंकटरमन इसलिए इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि उनकी नज़र में अल्पसंख्यक सरकार को इतना बड़ा निर्णय लेने का कोई हक नहीं था। लेकिन फिर भी 1 जुलाई 1991 को रुपए का पहला अवमूल्यन किया गया। 48 घंटे बाद रुपए का दोबारा अवमूल्यन किया गया। 3 जुलाई की सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फोन मिलाकर कहा कि वो दूसरा अवमूल्यन रोक दे। मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को सुबह 9:30 बजे फोन मिलाया। रंगराजन ने कहा कि आधे घंटे पहले दूसरा अवमूल्यन किया जा चुका है। मनमोहन सिंह अंदर ही अंदर बेहद ही खुश थे, लेकिन जब उन्होंने नरसिम्हा राव को इसकी खबर दी तो उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें इससे तकलीफ पहुंची है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के 2 सप्ताह बाद दक्षिण मुंबई में रिजर्व बैंक के कोस्ट से बंद गाड़ियों का एक काफिला रवाना हुआ। उसके चारों तरफ इतना बड़ा सुरक्षा बंदोबस्त था जैसे कोई शासन अध्यक्ष इस काफिले से जा रहा हो। दरअसल इन गाड़ियों में 21 टन सोना लदा हुआ था। ये काफिला 35 किलोमीटर दूर सहार हवाई अड्डे पर जाकर रुका, जहां इसे ले जाने के लिए हेवी लिफ्ट कार्गो एयरलाइंस का विमान खड़ा हुआ था। इस सोने को लंदन पहुंचाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के कोस्ट में रख दिया गया। इसके बदले में नरसिम्हा राव सरकार को जो डॉलर मिले उसकी वजह से भारत को उसके द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान में देरी की अनुमति मिल गई। 24 जुलाई 1991 को दिल्ली में भयानक गर्मी थी। दोपहर 12:50 पर मनमोहन सिंह के बजट पेश करने से 4 घंटे पहले उद्योग राज्य मंत्री पीजे कुरियन ने खड़े होकर एक रूटीन वक्तव्य दिया। सर, मैं सदन के पटल पर औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य रख रहा हूं। औद्योगिक नीति में जिस तरह रिवोल्यूशनरी परिवर्तन किए गए थे उससे बनता तो यह था कि इस महत्वपूर्ण वक्तव्य को कैबिनेट मंत्री सदन में पेश करे, लेकिन उद्योग मंत्रालय का काम देख रहे नरसिम्हा राव ने अपने आप को इससे दूर रखा। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य था, अब से सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग का नियम समाप्त किया जाता है, सिर्फ 18 उद्योगों को छोड़कर। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था बड़ी कंपनियों के प्रति एकाधिकार विरोधी प्रतिबंधों को आसान बनाना। तीसरा क्रांतिकारी परिवर्तन था 34 उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 40 से 51% करना। नेहरू और इंदिरा के प्रति सम्मान प्रकट करने और भारत के औद्योगिकरण में उनके योगदान को याद करने के बाद नरसिम्हा राव ने एक झटके में समाजवाद के नाम पर खड़ी औद्योगिक नीति को इतिहास का एक हिस्सा बना दिया। कांग्रेस में अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए इसको नाम दिया गया चेंज विद कंटिन्यूटी। बजट की गहमा गहमी में इस बदलाव की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया। राव ने बाकायदा योजना बनाकर ऐसा किया। 4 घंटे बाद शायद जिंदगी में पहली बार नेहरू जैकेट पहने और आसमानी रंग की पगड़ी बांधे हुए मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत की। कहा कि वो राजीव गांधी के आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान उस परिवार का बार बार नाम लिया जिसकी नीतियों और विचारधारा को वो अपने बजट के माध्यम से सिरे से पलट रहे थे। मनमोहन सिंह ने अपने बजट में न सिर्फ खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% कम किया, बल्कि चीनी और LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। उन्होंने अपने भाषण का अंत विक्टर ह्यूगो की मशहूर पंक्ति से किया, उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ पहुंचा हो। एक दिन में ही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर लाइसेंस राज के 3 स्तंभों, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, निजी कारोबार को सीमित करना और विश्व बाजार से अलगाव को ध्वस्त कर दिया। नरसिम्हा राव ने अपने पिछले अनुभव से सीख लिया था कि किसी भी नई चीज को करते हुए न तो बहुत उत्साह दिखाया जाए और न ही बढ़ चढ़ कर उसका श्रेय लिया जाए। उन्होंने अपनी ही बनाई गई औद्योगिक नीति को सदन में पेश करने से इनकार कर दिया था। मनमोहन सिंह के बजट भाषण के दौरान वो बिना कोई शब्द कहे उनके बगल में बैठे रहे। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन करने के बाद उसी रात उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में रात्रि भोज दिया। इन क्रांतिकारी कदमों की न सिर्फ विपक्ष ने आलोचना की, बल्कि उनकी ही पार्टी के कुछ सदस्य खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। 1992 का मध्य आते आते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सामान्य हो चला था। ऐसा कहा जाता है कि नरसिम्हा राव की राजनीतिक सूझबूझ के बिना ये आमूल चूल परिवर्तन कभी संभव ही नहीं हो सकता था। लेकिन 1995 आते आते सोनिया गांधी और राव के रिश्ते खराब होते गए, जिसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तब सोनिया ने उन्हें धर कर चाँप दिया। 1998 में जब सोनिया पूरी तरह से राजनीति में आई तब उनके एडवाइजर थे अर्जुन सिंह। उन्होंने कांग्रेस से पूरी तरह राव को मिटाने की ठान ली थी। राव के ऊपर 1984 के दंगों से लेकर
भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड मामले में वॉरेन एंडरसन के भाग जाने और बाबरी मस्जिद की साजिश को लेकर उसके गिराए जाने तक हर बात के लिए राव को दोषी ठहराया जाने लगा और यहाँ तक कि अगले इलेक्शंस में उन्हें टिकट भी नहीं दिया। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इलेक्शन में टिकट ही नहीं मिला हो। लेकिन ये सब तो मात्र शुरुआत थी। जब दिसंबर 2004 में नरसिम्हा राव की मौत हुई, उनके बेटे प्रभाकर चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो, पर सोनिया के करीबियों ने तय किया कि राव को हैदराबाद ले जाया जाए। प्रभाकर ने विरोध में कहा भी था कि सोनिया जी नहीं चाहती कि राव को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाए। उनके शव को कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी नहीं घुसने दिया गया था, जबकि सभी बड़े नेताओं को वहां ले जाया जाता है। लेकिन कांग्रेस यहां तक ही नहीं रुकी। सालों तक पीवी नरसिम्हा राव को भुला दिया गया। जब नरेंद्र मोदी 2014 में रैलियां करने आए और लोगों को नरसिम्हा राव जैसे व्यक्तित्व के बारे में अपने भाषणों के जरिए परिचित करवाया, तब कांग्रेस को लगने लगा कि एक राष्ट्रीय नेता को एक बार फिर से बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस से। यहाँ तक कि और प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन कांग्रेस द्वारा सेलिब्रेट किए जाते थे, ट्वीट किए जाते थे उनके जन्मदिन पर, लेकिन ऐसा पीवी नरसिम्हा राव के जन्मदिन पर नहीं होता था। लेकिन भला हो नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने पूरे देश को पीवी नरसिम्हा राव के व्यक्तित्व से अवगत करवाया। दोस्तों, आप क्या कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।